हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेननकुलेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रेननकुलेसी। रेननकुलेसी फैमिली में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है इस फैमिली का। कैरेक्टर्स ऑफ रेननकुलेसी। रेननकुलेसी फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनके मुख्य कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और साथ ही इनके क्या आर्थिक महत्व हैं, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। एफिनिटीज एंड टाइप्स। तो आज हम रेननकुलेसी फैमिली के बारे में इन सभी टॉपिक्स के तहत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। रेननकुलेसी फैमिली डाइकॉट क्लास का एक फैमिली है। सब क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर रेनेल्स एंड फैमिली रेननकुलेसी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाता है तो किसी भी पर्टिकुलर टैक्सॉन में किसी जब मेंबर को रखा जाता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि क्यों रेननकुलेसी को इस पर्टिकुलर क्लास या सब क्लास या ऑर्डर या सीरीज में रखा गया है। सबसे पहले क्लास डाइकोटिलिडन्स। जो भी पौधे डाइकॉट के अंदर रखे जाते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर इन्हें इस क्लास के अंदर रखा जाता है। तो ये हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेननकुलेसी फैमिली के जो भी मेंबर हैं उनके अंदर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है या रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और फ्लावर पेंटामेरस होते हैं, इसीलिए इसे डाइकॉट क्लास के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से सब क्लास पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली में वो प्लांट्स रखे जाते हैं जिनके अंदर पेटल्स फ्री होते हैं, मीन्स फ्यूज नहीं होते हैं। तो हमारे जो रेननकुलेसी के मेंबर्स हैं उनके अंदर भी पेटल्स फ्री हैं, इसीलिए इसे सब क्लास पॉलीपिटेली में रखा गया है। सीरीज थैलेमीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी में उन प्लांट्स को रखा जाता है जिनमें फ्लावर हाइपोगाइनस हैं, मीन्स ओवरी सुपीरियर है, और जो बाकी के फ्लावर के चक्र हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, इसीलिए फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। ऑर्डर रेनेल्स। रेनेल्स ऑर्डर के जो भी मेंबर्स हैं उनके अंदर स्टेमन्स इनडेफिनेट होंगे, मीन्स बहुत सारी संख्या में स्टेमन्स मौजूद हैं। एंड गाइनोशियम एपोकार्पस, मीन्स गाइनोशियम में जो कार्पल्स हैं वो अलग अलग हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। फैमिली रेननकुलेसी। रेननकुलेसी का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पाइरोसाइक्लिक अरेंजमेंट। यहाँ पर जो फ्लावर है उसकी जो चक्र हैं वो सर्पिलाकार क्रम में अरेंज हैं। ये हमारे रेननकुलेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गाइनोशियम पॉलीकार्पिलरी, मीन्स एक से ज़्यादा कार्पल्स मौजूद हैं। एपोकार्पस, ये कार्पल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं। स्टीमन्स इनडेफिनेट, स्टीमन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। स्पाइरली अरेंज्ड एंड एक्स्ट्रोज, जो स्टीमन्स हैं वो भी सर्पिलाकार क्रम में अरेंज होते हैं और एक्स्ट्रोस हैं, मीन्स फ्लावर के बाहर, पेटल्स के बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, मीन्स इसके अंदर ज़रूर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसीलिए जो हमारे स्टेमन्स हैं वो एक्स्ट्रोस हैं। तो ये हुए हमारे रेननकुलेसी के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक। इन कैरेक्टर्स के आधार पर ही रेननकुलेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ रेननकुलेसी की। हाउ मेनली रेननकुलेसी के जो मेंबर्स हैं वो हर्बेशियस हैं, शाकीय पौधे हैं। लीव्स एक्सट्यूपिलेट, जो पत्तियां हैं उनमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। स्टिप्यूल्स किसे कहते हैं? पत्तियों के अंदर जहाँ से पत्तियां निकल रही हैं स्टेम में, वहाँ पर जो भी ग्रीन लीफी
कोई पार्ट अटैच है उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर लीव्स में स्टिप्यूल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये एक्सट्यूपुलेट टाइप की लीव्स होती हैं। इंसाइज ब्लेड्स, यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो कटी फटी होती हैं, इसीलिए इसे इंसाइज्ड ब्लेड कहा गया है। शीथिंग बेस, जो शीथिंग बेस नॉर्मली जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसा कि हम घास में देखते हैं, जो भी मोनोकॉट जितने भी प्लांट्स हैं उसके अंदर जो लीफ का बेस है वो पूरे इंटरनोड को ढके रहता है, जिसे हम शीथिंग बेस कहते हैं। और इसी टाइप का शीथिंग बेस हमारे रेननकुलेसी फैमिली में भी देखने को मिलता है। फ्लावर्स हाइपोगाइनस है, मीन्स जो फ्लावर के जो चक्र हैं वो ओवरी के ऊपर की ओर लगे हुए हैं और ओवरी के नीचे की ओर लगे हुए हैं और ओवरी सुपीरियर है, तो हमारा फ्लावर हुआ हाइपोगाइनस। जो गायनी है मीन्स जो हमारे ओव्यूल्स हैं उसके नीचे की तरफ से चारों चक्र लगे हुए हैं। स्पाइरल और स्पाइरोसाइक्लिक, ज़्यादातर पेटल्स हों चाहे सेपल्स हों या स्टेमन्स का अरेंजमेंट सर्पिलाकार क्रम में है, तो हमारा जो फ्लावर है वो स्पाइरोसाइक्लिक है। सेपल्स ऑफन डेसिडुअस, इसकी जो सेपल्स हैं मीन्स कैलिक्स है वो झड़ जाता है फ्लावर के मैच्योर होने पर। यूजुअली पेटेलॉइड, सामान्यतः जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए उन्हें पेटेलॉइड सेपल्स कहा जाता है। कैलिक्स एंड कोरोला दोनों ही फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। स्टेमन्स इनडेफिनेट, असंख्य स्टेमन्स मौजूद होते हैं जो फ्री होते हैं। साथ ही साथ जो कार्पल्स हैं वो पॉलीकार्पेलरी हैं, मीन्स एक से ज़्यादा कार्पल्स उपस्थित हैं और वो फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए एपोकार्पस कंडीशन हमारे रेननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलती है। एंड फ्रूट एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट उन फ्रूट्स को कहा जाता है जिनके अंदर एपोकार्पस ओवरी है और हर ओवरी से एक फ्रूट बन जाता है, तो फ्रूटलेट्स का एक ग्रुप बन जाता है। इस प्रकार के जो फ्रूट्स हैं उसे हम एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं और ये हमारे रेननकुलेसी फैमिली का कैरेक्टर्स है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। हैबिट, द प्लांट्स आर एनुअल और पेरिनियल और अ क्लाइंबिंग श्रब। ज़्यादातर जैसा कि हमने बात की कि जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके जो प्लांट्स हैं वो हर्बेशियस होते हैं, लेकिन कभी कभी श्रब्स जैसे कि क्लेमेटिस और कभी कभी ट्रीज के रूप में भी पाए जाते हैं। दे पेरिनेट बाय मीन्स ऑफ ट्यूबरस रूट्स, एकोनिटम और राइजोम्स। कभी कभी ज़्यादातर तो इनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो ट्यूबरस होती हैं या फिर ये इनके अंदर राइजोम भी उपस्थित होते हैं। टैप रूट, एडवेंटिशियस और ट्यूबरस रूट रेननकुलस और एकोनिटम में पाई जाती हैं। अभी हमने कहा कि जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके अंदर कुछ प्लांट्स एनुअल हैं, पेरिनियल हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी फैमिली में प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं उनका नंबर इतना ज़्यादा होता है कि कोई एक ही प्रकार की चीज़ नहीं हो सकती है कि सारे के सारे पौधे हर्ब ही हों। तो जो फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उसकी ज़्यादातर स्पीशीज़ किस प्रकार की हैं उसके आधार पर डिसाइड होता है या माना जाता है। लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ हैं हो सकता है वो ट्रीज़ भी हों या श्रब भी हों। इसी तरीके से इसके अंदर टैप रूट पाई जाती है जो बाद में एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। द टैप रूट सिस्टम इज इन द इनिशियल स्टेज बट सूनर और लेटर रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। स्टेम हर्बेशियस है डेफिनेटली, तो स्टेम भी हर्बेशियस ही होगा। इन सम क्लाइंबिंग और अंडरग्राउंड राइजोम और इरेक्ट ब्रांच्ड, और यहाँ पर जब राइजोम की फॉर्म में स्टेम है तो वो ब्रांच्ड होता है। तो इस तरीके से जो हमारे रेननकुलेसी के मेंबर हैं वो ज़्यादातर एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, लेकिन कभी कभी श्रब या ट्रीज भी होते हैं। इनके अंदर टैप रूट पाई जाती है जो ट्यूबरस होती है, फूली हुई होती है
और बाद में ये एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसी तरीके से इसका जो स्टेम है वो हर्बेशियस होता है। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। जनरली सिंपल, ऑल्टरनेट और ऑपोजिट। जो हमारी रेनकुलेसी फैमिली की ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो लीव्स हैं वो सिंपल हैं, ऑल्टरनेट या ऑपोजिट हैं। एक्स स्टिपुलेट, रेयरली स्टिपुलेट, थैलिक्ट्रम जो है उसके अंदर स्टिपुलेट लीव्स पाई जाती हैं, मीन्स पत्तियों में अनुपर्ण उपस्थित होता है। अदरवाइज ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मीन्स स्टिप्यूल अनुपस्थित होता है। शीदिंग लीफ बेस, ये हमारे रेनकुलेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। शीदिंग लीफ बेस ये नॉर्मली मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और हमारी रेनकुलेसी फैमिली के अंदर भी मोनोकॉट की तरह ही शीदिंग लीफ बेस प्रेजेंट है। पीट्यूलेट एंड रेयरली ससाइल, हम पत्तियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं ज़्यादातर उनमें डंडी या पीटियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि डेल्फिनियम में जो हमारी लीव्स हैं वो ससाइल होती हैं, मीन्स उनके अंदर पीटियोल एब्सेंट होता है। इन सम एक्वेटिक स्पीशीज लीव्स में शो डायमॉर्फी, और कुछ एक्वेटिक स्पीशीज हैं जैसा कि रेनकुलेस एक्वेटेलिस, यहाँ पर जो एक्वेटेलिस रेनकुलेस एक्वेटेलिस स्पीशीज है उसके अंदर पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। जो भाग पानी के अंदर डूबा होता है गहराई में, वहाँ पे पत्तियाँ कटी फटी होती हैं ताकि जो पानी का प्रवाह है उसके हिसाब से वो मोल्ड हो सके, घूम सके और पत्तियाँ टूटे नहीं। इसलिए यहाँ पर लीव्स के अंदर डायमॉर्फी शो होती है, मीन्स द्विरूपता, दो प्रकार की पत्तियाँ। यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, यहाँ पर जालिकावत शिरा विन्यास है जो यूनिकोस्टेट या मल्टीकोस्टेट होता है। ये देखिए अभी हमने बात की कि ज़्यादातर जो रेनकुलेसी के मेंबर हैं वो एक्स स्टिपुलेट है, मीन्स स्टिप्यूल नहीं होता है। तो स्टिप्यूल यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ से हमारे स्टेम के जिस पार्ट से पत्ती निकलती है वहाँ पर कोई भी अगर ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। और ज़्यादातर जो रेनकुलेसी के मेंबर हैं वो एक्स स्टिपुलेट है, मीन्स स्टिप्यूल्स एब्सेंट होता है। इसी तरीके से इस डायग्राम में बताया गया है व्हाट इज शीदिंग लीफ बेस। ये देखिए यहाँ पर जो लीफ है, हमारी ये लीफ ब्लेड है, वहाँ से एक कवर निकलता है, ग्रीन कलर की कवरिंग होती है जो इंटरनोड्स को कवर कर लेती है, जिसको हम लीफ शीथ कहते हैं। लीफ चारों ओर से कवर कर लेती है इंटरनोड्स को। नॉर्मली ये मोनोकोटिलिडन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसा कि हम ज़्यादातर ग्रासेस के अंदर देखते हैं, लेकिन ये हमारे रेनकुलेसी के मेंबर्स में भी पाया जाता है शीदिंग लीफ बेस। तो इस तरीके से जो हमारी रेनकुलेसी फैमिली है उसकी लीव्स किस तरह की हो गई? हर्बेशियस, लीव्स ऑल्टरनेट, पामेटली वेन्ड और लोब्ड, और लीफ बेस शीथिंग। नेक्स्ट, रूट, स्टेम और लीव्स के बाद अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर्स की। जब भी हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि जो हमारा फ्लावर है उसका इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम क्या है। तो यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस कई तरीके का मिलता है। सोलिटरी टर्मिनल, जैसा एनीमोन में देखने को मिलता है, एक्सिलरी सोलिटरी क्लेमेटिस में, रेसीम एकोनिटम या डेल्फिनियम में, और साइमोस रेनकुलेस में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ज़्यादातर पुष्पक्रम है, चाहे वो सोलिटरी हो, रेसीम हो या साइमोस हो, सभी हमारे रेनकुलेसी फैमिली के अंदर मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन रेनकुलेस, यहाँ पर रेसीमोस, साइमोस और सोलिटरी तीनों ही प्रकार के पुष्पक्रम दिखाए गए हैं। फ्लावर, एक पुष्पक्रम के अंदर
या एक जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल फ्लावर है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले पेडिसिलेट मीन्स फ्लावर में जो डंडी या पेडिसल उपस्थित है। ई ब्रैक्टिएट, रेयरली ब्रैक्टिएट, यहाँ पर ब्रैक्ट ज़्यादातर अनुपस्थित होता है। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल जो पार्ट हैं वो दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी जैसे कि थैलिक्ट्रम के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक रेनकुलस, जैसे कि एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स त्रिज्यात सममित, और कभी कभी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि डेल्फिनियम या एकोनिटम में होता है। हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी सुपीरियर है और जो बाकी के पार्ट हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं। कंप्लीट, चारों के चारों चक्र एक ही फ्लावर में उपस्थित हैं। एंड पेंटामेरस। तो इस तरीके से हमारा जो रेननकुलस फैमिली है, रेननकुलेसी फैमिली है, उसमें फ्लावर पाए जाते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो फ्लावर है इसके सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं। पेटल सेपल्स मीन्स पेटेलॉइड सेपल्स हैं। यहाँ पर जो कैलिक्स है यानी सेपल्स का जो चक्र है वो कोरोला जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसे हम पेटेलॉइड सेपल्स कहते हैं। और ये कैड्यूकस होते हैं मीन्स झड़ जाते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स बेस्ड, यहाँ पर पेटल्स का जो बेस है उस पर आप देख सकते हैं कि नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो हमारे रेनकुलेसी के मेंबर्स हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हमेशा जो भी पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए या तो फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं या उनके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर रेनकुलेसी फैमिली में दोनों ही कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स हाईली अट्रैक्टिव होते हैं और साथ ही साथ पेटल्स के बेस पर नेक्टर ग्लैंड्स भी मौजूद होती हैं। स्टेमन्स, स्टेमन्स जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत सारे हैं, बहुत अधिक संख्या में हैं और सर्पिलाकार क्रम में अरेंज्ड हैं, जो कि हमारे रेननकुलेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, स्पाइरल अरेंजमेंट। कार्पल्स ऑफ एपोकार्पस गाइनोशियम, यहाँ पर बहुत सारे कार्पल्स हैं और ये कार्पल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए एपोकार्पस कंडीशन है। और ये पेटल्स, तो ये जो फ्लावर के सारे पार्ट हैं बहुत ही खूबसूरत हैं ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। कैलिक्स, there is no distinction of calyx and corolla in most of the flowers। यहाँ पर जो ज़्यादातर फ्लावर हैं उसमें किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं होता है कैलिक्स और कोरोला में। मीन्स सेपल्स और पेटल्स देखने में एक जैसे ही लगते हैं। जो सेपल्स हैं वो भी पेटलॉइड होते हैं, मीन्स पेटल्स की तरह दिखाई देते हैं। सेपल्स 5, कैड्यूकस, पॉलीसिपेलस मीन्स सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं। पेटेलॉइड हैं, पेटल्स की तरह दिखते हैं। इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। यहाँ पर जो कैलिक्स हैं नॉर्मली 5 सेपल्स का बना हुआ है, फ्री हैं और ज़्यादातर ये कोरोला की तरह दिखाई देता है और इनके अंदर इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं कोरोला या जो चक्र ऑफ पेटल्स, पेटल्स के चक्र को हम कोरोला कहते हैं। तो यहाँ पर पेटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटल्स मीन्स पेटल्स फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। वेरियसली कलर्ड, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स पाए जाते हैं तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वेरियसली कलर्ड होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स पाए जाते हैं हमारे रेनकुलेसी के अंदर। कैड्यूकलस और वांटिंग, नेक्ट्रीज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटल्स, और पेटल्स के बेस पर नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं। पेटल्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म स्पर, और डेल्फिनियम के अंदर कभी कभी पेटल्स यूनाइट होकर स्पर का निर्माण करते हैं।
नॉर्मली तो हमारे जो रेननकुलेसी फैमिली की कोरोला है वो कैसे हैं, पॉलीपेटलस। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर फैमिली जो स्पीशीज़ हैं वो फ्री पेटल्स वाली हैं, लेकिन डेल्फिनियम के अंदर पेटल्स यूनाइटेड होते हैं। एंड्रोशियम, स्टेमन्स इंडेफिनेट। यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, उसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते। स्पाइरली अरेंज ऑन थैलेमस, थैलेमस पर ये सर्पिलाकार क्रम में अरेंज रहते हैं। इन्फीरियर मीन्स ओवरी सुपीरियर है और स्टेमन्स उसके नीचे की ओर लगे हुए हैं, इसीलिए जो एंड्रोशियम है दैट इज इन्फीरियर। एंथर्स, डाइथिकस, एक्सट्रोस एंड एडनेट। तो इस तरीके से हमारा जो एंड्रोशियम है उसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स जो सर्पिलाकार क्रम में अरेंज हैं। गाइनोशियम, पॉलीकार्पिलरी, 1 कार्पल इन डेल्फिनियम और 3 to 5 इन एक्ोनिटम। यहाँ पर जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके ज़्यादातर स्पीशीज़ में पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम पाया जाता है। मीन्स बहुत सारे कार्पल्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन डेल्फिनियम में सिर्फ एक कार्पल होता है। और इसी तरीके से एक्ोनिटम में 3 से लेकर 5 तक कार्पल्स पाए जाते हैं। एपोकार्पस, रेयरली सिनकार्पस, नाइजेला के अंदर सिनकार्पस गाइनोशियम है। मीन्स यहाँ पर जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओवरी सुपीरियर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं उसके अंदर मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, लेकिन एग्जाइल इन नाइजेला, नाइजेला के अंदर अक्षीय या एग्जाइल बीजांडन्यास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी रेननकुलेसी फैमिली में है उसके अंदर ज़्यादातर पॉलीकार्पिलरी कंडीशन देखने को मिलेगी और एपोकार्पस, साथ ही साथ ओवरी सुपीरियर विद मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम को दिखाया गया है। एंड्रोशियम बहुत सारे स्टेमन्स आप देख सकते हैं जो थैलेमस के ऊपर एक सर्पिलाकार क्रम में अरेंज्ड हैं। साथ ही साथ बीच में हम सेंटर में देख सकते हैं कि ये बहुत सारे कार्पल्स हैं। एपोकार्पस कंडीशन है, इसीलिए हर कार्पल अलग अलग दिखाई दे रहा है और चारों ओर से ये स्टेमन्स के चक्र से घिरा हुआ है। और जो ओवरी है उसके अंदर जो कार्पल्स जो गाइनोशियम है उसके अंदर कार्पल्स भी स्पाइरली अरेंज्ड हैं, सर्पिलाकार क्रम के अंदर उपस्थित हैं। फ्रूट, एग्रीगेट मीन्स ऐसे फ्रूट्स जहाँ पर ओवरी एपोकार्पस कंडीशन हो, कार्पल्स बहुत सारे हों, पॉलीकार्पस कंडीशन हो, तो हर कार्पल से जो फ्रूट्स बनते हैं तो इस तरीके से फ्रूट्स का एक गुच्छा या बंच जैसा बन जाता है, उसे ही एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है। इटेरियो ऑफ एकीन्स, जैसा कि रेननकुलेस में मिलता है। इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स एक्ोनिटम में, फॉलिकल डेल्फिनियम में और सेप्टिसाइडल कैप्सूल नाइजेला में, साथ ही साथ एक्टिया में बेरीज मिलती हैं। और इसी तरीके से इटेरियो ऑफ ड्रूप्स एडोनिस के अंदर पाया जाता है। इटेरियो ऑफ बेरीज हाइड्रेस्टिस के अंदर और सिंपल पोड हमारे जेंथोराइजा के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के फ्रूट हमारे रेननकुलेसी फैमिली के अलग अलग स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, जिनमें से जो एग्रीगेट फ्रूट हैं उसी के टाइप हैं इटेरियो ऑफ एकीन्स, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स। और सीड्स यहाँ पर सिंपल, स्मॉल, ऑयली एंड एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब हम यहाँ पर जो एग्रीगेट फ्रूट है वो दिखाया गया है, ताकि इस डायग्राम को मैंने इसीलिए रखा ताकि आप लोग फ्रूट का जो डायग्राम है या पिक्चर है उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि एग्रीगेट फ्रूट किसे कहते हैं। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल फ्लावर विद मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी, यानी कि हर जो सिंगल फ्लावर में जो मल्टी कार्पिलरी ओवरी है उससे ये बनता है।
यहाँ पर ईच फ्री कार्पल डेवलप्स इनटू अ फ्रूटलेट, हेंस द एग्रीगेट फ्रूट हैज़ अ क्लस्टर ऑफ फ्रूटलेट अटैच टू ए कॉमन स्टॉक। तो जिस तरीके से हम सीताफल के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर जो उसके पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं जैसे ये इस तरीके से, तो ये सारे फ्रूटलेट्स हैं। तो इस तरीके का जो फ्रूट है या एग्रीगेट फ्रूट वो हमारे रेननकुलेसी के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। इटेरियो ऑफ ड्रूप्स, यहाँ पर अलग अलग ड्रूपलेट्स हैं ये, और यहाँ पर जो एक ही पिडंकल से जुड़े हुए हैं और ये पूरे गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम इटेरियो ऑफ ड्रूप्स कहते हैं। इसी तरीके से जो स्ट्रॉबेरी है उसमें इटेरियो ऑफ एकीन्स पाया जाता है। तो ये हुए कुछ हमारे एग्रीगेट फ्रूट के एग्जाम्पल्स। इनको देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि एग्रीगेट फ्रूट मीन्स जहाँ पर एपोकार्पस गाइनोशियम हो, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन हो और हर कार्पल से जो फ्रूट बनते हैं वो आपस में एक ही पिडंकल से जुड़े हुए होते हैं, तो एक गुच्छे के जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के फ्रूट्स हमारे रेननकुलेसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। पॉलिनेशन, जनरली एंटेमोफिलस, डेल्फिनियम, एक्ोनिटम और एक्वेलेजिया के अंदर यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे प्लांट्स हैं वो अट्रैक्टिव हैं, इनके अंदर नेक्टर्स पाई जाती हैं क्योंकि ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स की फैमिली है। और यहाँ पर या तो पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है या फिर एनिमोफिलस यानी कि विंड के द्वारा होता है, जैसा कि थैलिक्ट्रम में। तो दोनों ही प्रकार के पॉलिनेशन हमारी इस फैमिली में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की। फ्लोरल फार्मूला, ज़्यादातर जो रेननकुलेसी फैमिली की स्पीशीज़ हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, साथ ही साथ हर्मेफ्रोडाइट हैं, मीन्स मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं। कैलिक्स 4 या 5 हैं जो फ्री हैं, कोरोला 5 जो फ्री हैं, एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन्स इनडेफिनेट नंबर में हैं और फ्री हैं, गाइनोशियम ओवरी सुपीरियर है, साथ ही साथ गाइनोशियम का नंबर बहुत ज़्यादा है, पॉलीकार्पिलरी कंडीशन है। तो इस तरीके से जो रेननकुलेसी फैमिली का जनरल फार्मूला या फ्लोरल फार्मूला इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये है कुछ हमारे रेननकुलेसी फैमिली की कुछ स्पीशीज़ जिनके फ्लोरल डायग्राम्स। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जब आपको टर्मिनोलॉजी समझाई थी तब बताया गया था कि किसी भी प्लांट को जो फ्लावर के जो सारे पार्ट्स हैं उनको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो उसे हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। उसके अंदर उसके सारे पार्ट्स आते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं इन सभी डायग्राम्स के अंदर। ये हमारा जो एनिमोन है, क्लीमेटिस है, मायोसरस और एडोनिस, इन सभी के फ्लोरल डायग्राम दिखाए गए हैं। और रेननकुलेसी फैमिली का जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनडेफिनिट स्टेमन्स, और वो भी सर्पिलाकार क्रम के अंदर अरेंज हैं। तो इस तरीके से हमारे जो स्टेमन्स हैं वो बहुत सारे होंगे और सर्पिलाकार क्रम में अरेंज होंगे। कार्पल्स हैं वो भी बहुत सारे हैं और एपोकार्पस कंडीशन है, मीन्स फ्री हैं, और चक्राकार क्रम में इस तरीके से जो हमारे कार्पल्स हैं वो अरेंज रहते हैं। इसी तरीके से जो इसके पेटल्स हैं या सेपल्स हैं वो भी सर्पिलाकार क्रम में चक्र में लगे रहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेननकुलेसी की। इट इज कॉमनली नोन एज बटरकप फैमिली। इट इंक्लूड्स 35 genera and 1500 species, out of which 163 species are confined to India। तो ये जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके अंदर लगभग 35 जनरा और 1500 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से सिर्फ 163 स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। दे आर चीफली फाउंड इन टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन। ये तो बात हुई डिस्ट्रीब्यूशन की कि रेननकुलेसी फैमिली की जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं कहाँ पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेननकुलेसी या रेननकुलेसी फैमिली के
मुख्य आर्थिक महत्व क्या हैं? कॉन्डिमेंट, द सीड्स ऑफ नाइजेला सटाइवा आर यूज्ड एज स्पाइस एंड पिकल्स। जो यहाँ पर नाइजेला है उसकी जो सीड्स हैं वो स्पाइस यानी कि मसालों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इसका पहला आर्थिक महत्व हुआ कि ये कॉन्डिमेंट्स या मसालों के रूप में काम में लिए जाते हैं। मेडिसिनल, बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं हमारे रेननकुलेसी फैमिली की। जितने भी स्पीशीज़ हैं उनके अलग अलग महत्व है मेडिसिनल। Aconitum heterophyllum and Aconitum napellus yield a number of alkaloids, especially aconitine. This is used in acute and inflammatory diseases। जो भी inflammatory diseases हैं, में जहाँ पर रेडनेस और सूजन आ जाती है, इस प्रकार की जो डिजीज़ हैं वहाँ पर एक्ोनिटिन जो एल्कलॉइड है वो बहुत ही यूज़फुल है और ये प्राप्त किया जाता है एक्ोनिटम से। तो ये हमारा मेडिसिनल उपयोग हुआ एक्ोनिटम का कि जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हैं उसके जो रोग को ठीक करने के लिए हम एक्ोनिटम हेट्रोफिलम को काम में लेते हैं, या उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उससे जो एल्केलॉइड्स बनते हैं जिसे हम एक्ोनिटिन कहते हैं, उसका ये मेडिसिनल यूज़ है। द रूट्स ऑफ थैलिक्ट्रम, मामीरा इससे निकाला जाता है विच इज़ यूज इन ऑप्थेल्मिया। जो ऑप्थेल्मिया से रिलेटेड डिजीज़ हैं वहाँ पर थैलिक्ट्रम का मेडिसिनल यूज़ है। एनीमोन पल्सेटिला इज़ मोस्टली यूज इन फेमिनाइन डिजीज़। एनीमोन की जो प्लांट है उससे ज़्यादातर जो स्टेरॉइड्स निकलते हैं, जो एल्केलॉइड्स निकलते हैं, उनका यूज़ फेमिनाइन डिजीज़ के अंदर किया जाता है। और गैस्ट्रिक डिसअरेंजमेंट्स यानी कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। पल्सेटिला obtained from Anemone pulsatilla is a good medicine for menstrual disorder। menstrual disorder के लिए पल्सेटिला से जो भी एक्सट्रैक्ट या मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे रेननकुलेसी फैमिली की हैं उसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से सिम्सीफ्यूगा रेसिमोसा gives the black snake root containing resins. This has been recommended for treatment of cholera and nervous pain। कॉलेरा या डायरिया की जो भी डिजीज़ हैं और साथ ही साथ नर्वस पेन में भी इस तरीके के जो रेजिन्स निकलते हैं सिमिसीफ्यूगा से, उन रेजिन्स को दवाई बनाने में काम में लिया जाता है जिससे कि कॉलेरा का ट्रीटमेंट किया जाता है। हेलिबोरस नाइगस एंड हेलिबोरस फोएटिडा प्रोड्यूस ग्लाइकोसाइड्स यूजफुल एज परगेटिव्स इन वेटिनरी प्रैक्टिस। जो वेटिनरी है मीन्स जो पशुपालन से संबंधित है, पशुओं के ट्रीटमेंट से संबंधित है, उसके अंदर भी ये परगेटिव के रूप में काम में लिए जाते हैं। डेल्फिनियम इज़ यूज्ड एज एंटी पैरासिटिक ऑइंटमेंट। और जो डेल्फिनियम है वो भी काम में लिया जाता है एंटी पैरासिटिक ऑइंटमेंट के रूप में। तो इस तरीके से जो हमारे रेननकुलेसी फैमिली की है उसकी अलग अलग स्पीशीज़ के बहुत सारे आर्थिक महत्व हैं जिनको अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट में या उनकी दवाइयों के निर्माण में काम में लिया जाता है। तो ये तो बात हुई मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस की। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये जो रेननकुलेसी फैमिली है इसके ज़्यादातर फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं, तो इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू बहुत अधिक है। Some of the plants are cultivated in gardens for their beautiful flowers, जैसे ranunculus, delphinium and Neravelia, clematis, nigella and caltha। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स रेननकुलेसी के हैं जिनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, सजावटी काम में इनको लिया जाता है। ये तो बात हुई रेननकुलेसी फैमिली के आर्थिक महत्व की। अब हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ रेननकुलेसी। The family Ranunculaceae is one of the most primitive of the dicotyledons। सबसे फर्स्ट फैमिली आज हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने टैक्सोनॉमी की जितनी भी चीज़ें थी, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन या टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात की। और वेरी फर्स्ट फैमिली रेननकुलेसी, क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है डाइकॉट की। हचिंसन, बेंथम एंड हुकर have placed the family in the class of very early dicotyledons।
Anglo, Rendell and other put the family under the Archiclimidae. तो इस तरीके से जो रेननकुलेसी है वो बहुत ही प्रिमिटिव फैमिली है, प्रिमिटिव फैमिली है डाइकोटिलिडन की. द फैमिली इज इन इट्स क्लोज रिलेशनशिप विद द मोनोकोटिलिडन्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. अभी हमने जब इस फैमिली को डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में, तो एक बात की थी कि इसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो लीफ शीथ है मोनोकॉट के अंदर पाया जाता है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे रेननकुलेसी फैमिली में पाए जाते हैं और ये मोनोकॉटिलिडन्स से मिलते हैं और यानी कि मोनोकॉट से एफिनिटी शो करते हैं. तो आइए उन फीचर्स या कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो मोनोकॉटिलिडन्स से समानता रखते हैं. नंबर 1, ट्यूबुलर कोटिलायर शीट फॉर्मेशन एंड यूनियन ऑफ टू कोटिलिडन्स इन रेननकुलस फिकेरिया. अब यहाँ पर मोनोकॉट के अंदर डेफिनेटली एक ही कोटिलिडन होता है और डाइकॉट के अंदर दो कोटिलिडन्स होते हैं, मीन्स द्विबीजपत्री होते हैं. लेकिन जो हमारा रेननकुलस फिकेरिया है उसके अंदर दो कोटिलिडन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. तो ये मोनोकोटिलिडन्स की तरह हो जाता है क्योंकि दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसीलिए ये मोनोकॉट से समानता दर्शाता है. द शीथ ड्यूरिंग जर्मिनेशन इज pierced by epicotyle. Leaf bases are broadened into sheath and rhizome formation. मोनोकॉट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर लीफ शीट्स पाई जाती हैं. इसी तरह की जो लीफ बेसिस या लीफ शीथ है हमें रेननकुलेसी में भी देखने को मिलती है, जो कि मोनोकोटिलिडन से इसकी एफिनिटी या समानता को दर्शाता है. The course of vascular bundles and scattered arrangement in the stem of certain genera. इसी तरीके से जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स का स्कैटर्ड अरेंजमेंट मोनोकॉट में देखने को मिलता है, वैसा ही अरेंजमेंट हमारे रेननकुलेसी के सिमिसीफ्यूगा के अंदर देखने को मिलता है. The endospermous seeds with apical small embryo and copious endosperm. यहाँ पर जो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं जहाँ पर बहुत सारा एंडोस्पर्म पाया जाता है, वो भी मोनोकॉट से हमारे रेननकुलेसी फैमिली की समानता को दर्शाता है. लास्टली द फ्री कार्पल्स, द रिजेम्बलेंस ऑफ फ्लावर्स विद एलिसमेसी. यहाँ पर जो हमारे कार्पल्स हैं वो एपोकार्पस कंडीशन में है, मीन्स फ्री है. ये भी एलिसमेसी फैमिली की से रिजेम्बलेंस दर्शाता है. The family can be linked with Rosaceae on account of free and numerous stamens and carpels. इसी तरीके से जो हमारी दूसरी फैमिली है डाइकॉट की, जैसे कि रोजेसी और रेननकुलेसी के निम्फिएसी, इन दोनों फैमिली से भी इनकी कुछ समानताएं हैं. तो रोजेसी की तरह इसके अंदर फ्री कार्पल्स और स्टेमन्स मिलते हैं और जो कि इनडेफिनेट हैं, न्यूमरस नंबर में हैं. इसी तरीके से डायमॉर्फिक लीव्स जो कि निम्फिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साथ ही साथ हाइपोगाइनस फ्लावर्स और रेननकुलेसी ट्रेस द रिलेशनशिप विद द फैमिली निम्फिएसी. तो निम्फिएसी की तरह इसके अंदर भी डायमॉर्फिक लीव्स प्रेजेंट हैं और रोजेसी की तरह ही इसके अंदर फ्री और न्यूमरस स्टेमन्स एंड कार्पल्स प्रेजेंट हैं. तो हमारी जो रेननकुलेसी फैमिली है मोनोकॉट से भी समानता दर्शाती है. इसी तरीके से ये रोजेसी और निम्फिएसी फैमिली से भी एफिनिटी शो करती है. प्रिमिटिव कैरेक्टर्स. अब जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके अंदर कुछ स्पीशीज में प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं और कुछ एडवांस कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि रेननकुलेसी फैमिली में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो प्रिमिटिव हैं. पेरिनियल हैबिट, जैसा कि एक्ोनिटम और क्लीमेटिस में देखने को मिलता है, बहुवर्षीय है और पेरिनियल हैबिट एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है. प्रेजेंस ऑफ ट्री और श्रब, ये ज़्यादातर तो हर्बेशियस हैं लेकिन इसके अंदर ट्री और श्रब भी उपस्थित हैं जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है. प्रेजेंस ऑफ स्टिप्यूल्स, ज़्यादातर एक्सट्यूपुलेट हैं हमारे रेननकुलेसी के मेंबर, लेकिन थैलिक्ट्रम के अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट है जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है.
लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिशन, जाली का बच्चेरा विन्यास पाया जाता है। फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही मौजूद होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, त्रिज्यात सममित फ्लावर होते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा प्लेन में दो भागों में बांटने पर दो बराबर भागों में इन फ्लावर्स को डिवाइड किया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल्स का नंबर बहुत अधिक होता है। कैलिक्स एंड कोरोला फ्री, पॉलीपेटल्स या पॉलीसिपेलस कंडीशन है जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है और वो हमारी रेननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलता है। गाइनोशियम, पॉलीकार्पिलरी एंड एपोकार्पस, गाइनोशियम में बहुत सारे कार्पल्स पाए जाते हैं और वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये एक प्रिमिटिव कंडीशन है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो कि हमारी रेननकुलेसी फैमिली में मिलता है। साथ ही साथ एनाट्रोपस ओव्यूल, तो ये हुए कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो कि हमारे रेननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर भी हैं जो रेननकुलेसी में मिलते हैं। ये हैं प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स, हर्ब्स एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है और जो ज़्यादातर रेननकुलेसी के प्लांट्स हैं वो हर्बेशियस हैं। लीव्स कंपाउंड, कंपाउंड लीफ एक एडवांस फीचर है। स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट इन थैलिक्ट्रम, स्टिप्यूल्स का एब्सेंट होना भी एक एडवांस कैरेक्टर है जो कि हमारे रेननकुलेसी फैमिली के ज़्यादातर स्पीशीज़ में होता है कि स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं, एक्सट्यूपुलेट कंडीशन होती है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, डेल्फिनियम, ज़्यादातर तो वैसे एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट ही है हमारे रेननकुलेसी के फैमिली में, लेकिन डेल्फिनियम के अंदर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री या एक व्यास सममित संरचना पाई जाती है जो एक एडवांस कैरेक्टर है। इसी तरीके से जो थैलिक्ट्रम है उसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं जो कि एक एडवांस फीचर है। पेटल्स फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग स्पर, डेल्फिनियम, यहाँ पर पेटल्स फ्यूज्ड हैं जबकि जो ज़्यादातर हमारे रेननकुलेसी फैमिली की स्पीशीज़ हैं या प्लांट्स हैं उनके अंदर पेटल्स फ्री होते हैं। गाइनोशियम सिनकार्पस इन नाइजेला, नाइजेला के अंदर सिनकार्पस गाइनोशियम है। अदरवाइज इसके अलावा हमारे रेननकुलेसी में जो बाकी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर गाइनोशियम एपोकार्पस होता है, मीन्स कार्पल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं। तो इस तरीके से हमारे जो रेननकुलेसी फैमिली है उसके अंदर कुछ एडवांस कैरेक्टर्स और कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और कुछ कॉमन प्लांट्स की हम बात करें तो एकोनिटम, क्लीमेटिस, डेल्फिनियम, रेननकुलस, नाइजेला और थैलिक्ट्रम, ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो कि हमारे रेननकुलेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एकोनिटम जो है वो हर्ब है, मीन्स एडवांस कैरेक्टर है। साथ ही साथ इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके एल्कलॉइड्स की वजह से होती हैं, इसीलिए ये इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसके अंदर जो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं और बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम में आते हैं। क्लीमेटिस एक क्लाइंबर है। डेल्फिनियम, डेल्फिनियम के अंदर बहुत ही एडवांस फीचर्स हमने देखे थे। इसी तरीके से डेल्फिनियम देखने में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, डेल्फिनियम के फ्लावर्स, तो ये ऑर्नामेंटल और कल्टीवेटेड वैल्यू होती है इनकी। इसी तरीके से रेननकुलस एनुअल और पेरिनियल हर्ब होते हैं। नाइजेला, द सीड्स ऑफ नाइजेला सटाइवा आर यूज्ड एज कॉन्डिमेंट्स, इनको मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। और नाइजेला के अंदर यहाँ पर जो सिनकार्पस ओवरी देखने को मिलती है जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है। इसी तरीके से थैलिक्ट्रम पेरिनियल हर्ब विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, तो इसके ये कुछ कॉमन प्लांट्स हैं रेननकुलेसी के जिनके आर्थिक महत्व हैं या कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हमारे रेननकुलेसी के जो प्लांट हैं वो एक स्पीशीज़ के मुख्य भाग हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने बात की रेननकुलेसी फैमिली की,
इसके अंदर रेननकुलेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर्स हैं रेननकुलेसी फैमिली के, साथ ही साथ इसकी आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी एफिनिटीज़ मोनोकोटिलिडन्स से, और साथ ही साथ जो हमारे डाइकॉट की दूसरी फैमिलीज़ हैं उनसे क्या क्या है, और किस किस टाइप के हमारे जो प्लांट्स हैं वो रेननकुलेसी फैमिली में पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हमने पढ़ा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर. थैंक यू सो मच.